तो बग्गा साहब ये किस तरफ निकलने के चांस ज़्यादा हैं? क्या बढ़ेगा, घटेगा? आपका क्या व्यू बन रहा है सर? अनिल जी, नीचे ही जाएगा क्योंकि आप डिमांड नहीं है। सो चाइना का जो प्रॉब्लम चल रहा है वो ज़ोजियांग करके इनका एक ट्रस्ट का कंपनी था, वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स जो जारी करते हैं, एनबीएफसी भी है। 140 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोजर था जो पिछले हफ्ते बैंक्रप्सी में दाखिल हुआ है। तो चाइना के नंबर इतने खौफनाक हैं। 15 ट्रिलियन डॉलर्स उन्होंने विदेशी निवेशकों से बॉन्ड्स में उठाया हुआ है। और जब स्लो डाउन हो रहा है चाइना में, और बहुत मिले जुले ऐसे रुझान आ रहे हैं। आज भी सवेरे हांगकांग और चाइना ऊपर खुले थे हल्के से, बट फिर चाइनीज टेक कंपनियों में बड़ी तेजी से गिरावट आई। वो पूरे एशियाई बाजार को नीचे लेके चला गया। तो चाइना के प्रॉपर्टी में जो प्रॉब्लम आ रही है वो पूरे चाइना की इकोनॉमी ही नहीं, विश्व इकोनॉमी पे भी एक अंकुश लगा रही है। चाइना की डिमांड डाउन है, उसके कारण तेल की कीमतें नीचे हैं। भारत में डिमांड जरूर बढ़ी है, तो भारत ऊपर उठा रहा है। और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है कि अब सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश अमेरिका बन गया है। तो 13.5 मिलियन बैरल दिन के अमेरिका उत्पादन कर रहा है। तो अमेरिका के बहुत तेजी से उत्पादन बढ़ रहे हैं। और ये जो ओपेक प्लस की जो मुहिम थी कि कटौती करके बैलेंस करेंगे विश्व की इकोनॉमी को, वो चलते नहीं दिख रही। तो जैसे आपने कहा, मिडल ईस्ट में टेंशन है। रेड सी से कोई भी शिप जाने में उसके ऊपर मिसाइलें दागी जा रही हैं। केवल अगर चाइना का फ्लैग है शिप पे तो उस पे वो आराम से जा रहे हैं, बट बाकी कोई भी जहाज अब रेड सी से नहीं जा रहे हैं। और दूसरा, लिबिया में जो प्रोटेस्ट आए तो दो उनके बड़े ऑयल फील्ड, शरारा और एल फील्ड, दोनों में 3 लाख बैरल दिन के उत्पादन था, वो रुक गया था। तो वो अब जब तक बहरहाल होगा वो देखते हैं। बट इतनी स्पेयर कैपेसिटी पड़ी हुई है ना अनिल जी। अब ये सऊदी 9 मिलियन बैरल दिन के कर रहा है। उनका पीक कैपेसिटी 13 से 14 मिलियन की है। रशिया के पास 2-3 मिलियन बैरल दिन का बड़े आराम से वो बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे ही करके आप पीक कैपेसिटी देखिए तो बहुत आइडल कैपेसिटी पड़ी है देशों में। तो उनको ये अट्रैक्शन रहती है कि कहीं हम चोरी छुपे और बेच दें। तो वो भी हो रहा है। जैसे नेहा कह रही थी, दिसंबर के जो रुझान आ रहे हैं, लग रहा है कि ओपेक ने एक्चुअल में इतनी ज्यादा कटौती नहीं की जितने का करार हुआ था। तो ओवरऑल ओवर सप्लाइड है थोड़ा मार्केट, और यहाँ से बहुत ज्यादा बढ़ने की गुंजाइश कम है। थोड़ा सा गिर भी सकता है अगर कुछ लाल ये रेड सी का कुछ अगर निजात निकल के आता है तो थोड़ा और नीचे भी आ सकता है। एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट बग्गा साहब जो पिछले हफ्ते हमने देखा, बाजार में कंसोलिडेशन भी हुआ है। जो रेट कट के एस्टिमेट्स थे वो अब थोड़े रैशनलाइज हो रहे हैं। पिछले हफ्ते 90% जानकार मान रहे थे रेट कट होगा मार्च में, अब 60% हो गया, क्योंकि जो रीसेंट डेटा है वो दर्शा रहा है कि अमेरिका की इकोनॉमी तो इतनी स्ट्रांग है कि फिलहाल रेट कट नहीं करेगा फेड। जो जॉब्स डेटा भी आया फ्राइडे को सर, उसके बाद देखकर आपका क्या एस्टिमेट लग रहा है? और इस हफ्ते इन्फ्लेशन डेटा भी आने वाला है, क्या जो मार्च के रेट कट का सबने एस्टिमेट लगाया था कुछ ज्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक हो गए थे सर? बिल्कुल दीप। और ये जो पहला हफ्ते में मार्केट्स नीचे गए या बॉन्ड यील्ड्स ऊपर गए, ये उसी कारण से था कि मार्केट बहुत यूफोरिक हो गया था कि रेट कट तो आ गया मार्च में ही। तो मार्च आई थिंक 14 या कुछ की है बैठक उनकी। लगता नहीं कि मार्च में कुछ रेट कट आएगा, क्योंकि उनके पास डेटा नहीं है इतना कि स्लो डाउन है। वो रेट कट तब करेंगे जब इकोनॉमी पे वो अंकुश जो लग रहा है हाई रेट्स का, वो ज्यादा हो जाएगा। किसी को नहीं पता कि न्यूट्रल रेट कौन सा है जहां पे बैलेंस हो जाता है ग्रोथ और कॉन्ट्रैक्शन। तो वो लगभग 2-2.5% के करीब होना चाहिए। बट वो बाद में ही हमें पता चलता है कि अच्छा, यहाँ पे ये न्यूट्रल रेट पे होना चाहिए थे। तो सवा सवा 5% पे जो रेट है वो है तो बहुत रिस्ट्रिक्टिव अमेरिका की इकोनॉमी के लिए। बट अभी यूएस कंज्यूमर स्ट्रांग चल रहा है, यूएस इकोनॉमी दौड़ी जा रही है, तेल की कीमत कम हुई है, उससे इन्फ्लेशन भी नीचे आई है। और चाइना में स्लो डाउन के चलते
ग्लोबल डिफ्लेशन एक आया है, तो गुड्स की कीमतें कम हुई हैं क्योंकि चाइना में एक्सेस कैपेसिटी हो रही है, और उसके कारण अभी काफ़ी राहत मिल गई फेड को अनएक्सपेक्टेड क्वार्टर से। तो यहाँ से क्या होगा, इस हफ्ते 4 बहुत बड़े वक्ता बोलने वाले हैं फेड के, तो मार्केट को कुछ डायरेक्शन मिलेगी। दूसरा, यूएस सीपीआई आ रहा है परसों, वो 3.1 पे था नवंबर में, एस्टिमेट्स आ रहे हैं 3.2 होने की दिसंबर में। सो ऑलरेडी एस्टिमेट हल्का से बढ़ोतरी के हैं, और उसमें भी मार्केट तटस्थ है। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट गिरेगा उस लेवल पे, उससे कम आ गई तो मार्केट उछलने लग जाएगा फिर से। और जो कोर इन्फ्लेशन है वो नीचे आ रही है दीप। तो कोर 4% से 3.8 की तरफ अग्रसर होने की पूरी गुंजाइश है। तो कोर उनकी नीचे आती है। बट सबसे बड़ी बात क्या है कि नवंबर में जो पीसीई डेटा था, जो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंडेक्स बनाता है, जो फेड का सबसे महत्वपूर्ण इंडेक्स है, वो 2% से नीचे आया ट्रेलिंग 6 मंथ्स बेसिस पे। तो नवंबर का आंकड़ा अगर आप ले और उसको 6 महीने देखें और उसको फिर एनुअलाइज करके लाएं, तो 2% से नीचे आए, 1.9 कुछ ऐसे वो डेटा आया। तो उससे मार्केट बहुत प्रोत्साहित हुआ था। तो अभी भी आप देखें तो मई का जो रुझान है 92%, और जून तक तो लगभग 97-98% है कि रेट कट हो गया होगा जून तक। तो मार्केट अभी भी यूफोरिक है उस पे, और फेड यही कोशिश करेंगे कि देखिए इतना जल्दी आप मत उछलिए, अगले 2 हफ्ते या उसके बाद वो ब्लैकआउट पीरियड हो जाएगा। 31 की फेड की बैठक है। और एक और महत्वपूर्ण बात जो हुई आज सवेरे ही, यूएस का संडे की रात को जो करार घोषित किया गया रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के बीच में, 19 जनवरी को जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग लिमिट खत्म हो रहा था, जिससे गवर्नमेंट शटडाउन हो सकता था, उसकी तरफ 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स का एक करार हो गया स्पेंडिंग का। अभी भी काफी फासला तय करना है, और जो ट्रंप के जो सपोर्टर्स हैं उनकी लोकसभा में, यूएस कांग्रेस में, वो तो कह रहे हैं हम होने नहीं देंगे करार, बट लगता है कि ये पास थ्रू हो जाएगा। वो मार्केट के लिए मेरी तो उम्मीद थी कि आज मार्केट उछलेगा, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण एक कांटा था 19 जनवरी का, जो आज काफी हद तक निकल गया। तो मुझे उम्मीद थी कि यूएस फ्यूचर्स रिएक्ट करेंगे पॉजिटिवली, बट क्योंकि ट्रंप के सपोर्टर्स अभी भी अटके पड़े हैं, आई थिंक वो एक हफ्ते का वॉलेटिलिटी रह सकता है। तो इन्फ्लेशन देखिए बढ़ेगा, ये जो जैन 19 का हल्का सा संकट है, काफी संकट निकला। फिर 31 जनवरी का फेड का बैठक है, और 4 महत्वपूर्ण वक्तव्य बड़े बड़े फेड के गवर्नर्स और हेड्स, न्यूयॉर्क फेड के हेड जॉन विलियम्स बोलेंगे परसों, आज कुछ बोलने वाले हैं। तो वो सब वक्तव्य मार्केट मूविंग होने वाले हैं।